कोई कुछ कहता है तो मेरा मन क्यों रोता है, कोई कुछ करता है तो मेरा मन क्यों डरता है। आखिर कब तक सहता रहूं, आखिर कब तक खुद से लड़ता रहूं। अब बस और नहीं, जो सही नहीं वो बस सही नहीं। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि मन के हार ही हार है। मुझे भी अपने सपनों से प्यार है। अब अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए खुद को रोज तपाता हूं, खुद को रोज तपाता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हार्ट कनेक्ट के तीसरे एपिसोड में आज फिर हम कुछ नई समस्याओं का जिक्र करेंगे और ऐसे जो है मेल्स जो हमारे पास आए हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कई सारे लोगों के लिए कॉमन इश्यूज हैं, उनको बेटा हम पिकअप करते हैं। ठीक है। अब मुझे एक शिकायत भरा मेल भी आया है, एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मेल शिकायत भरे आए कि सर आपने हमारा प्रॉब्लम नहीं लिया, आपने उसका ले लिया, आपने इसका ले लिया, आप हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुनते हैं। दरअसल बेटा एक पूरी टीम है, वो टीम जो है वो आपकी प्रॉब्लम को स्क्रूटनी करती है उसकी, उसमें से फिर वो कॉमन प्रॉब्लम निकाल कर देते हैं कि सर सेम टाइप के इतने मेल आए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर मेरा नाम उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा किसी एक का मेल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और बेसिकली यहां पर पर्पस ये है कि आपकी मदद हम कर पाए किसी प्रकार से इमोशनल लेवल पर, आपको सही दिशा दिखाकर। कोशिश पूरी हमारी यही है कि हार्ट कनेक्ट के इन एपिसोड्स के जरिए हम आपको जो है वो कनेक्ट कर पाए, आपको ये बतला पाए आपको कि भाई आपके लिए मंजिल आगे भी बहुत बाकी है, आप आगे मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर, राह पर बस चलते रहिए। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप अपने पथ से कभी हटे ना, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आपका दिल कभी टूटे ना, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप जहां पर भी पहुंचे वहां पर आपका नाम हो, आपको लोग जानते हो। आप जब पहुंचे महफिल में सब लोग एक तरफ बार देखें आपकी तरफ कि अच्छा आप आ गए, आपका इंतजार था वहां पर। बनिए तो खास बनिए, बाकी आम तो बाजार में ही मिलते हैं। बनिए तो खास बनिए, बाकी बाजार में आम तो बाजार में ही मिलते हैं। ठीक है। चलिए तो आज की हम पहली प्रॉब्लम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई एम ए वेरीफाइड कमांडो ऑन टारगेट बैच, आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम on my study. When I decided I will cover 4 to 5 chapter revision in Sunday or any holiday, I can't do this because when I sit in table for study and start reading, then after 20-30 minutes I got to YouTube and see the video. I can't understand how 30 minutes passed in YouTube, and also when I start reading any chapter, then after 10 to 20 minutes any unnecessary thought come in my mind and I thought this topic and I can't realize my 19-29 minute passed on this thought. ठीक है। But my thought is like that. What I will do after crack NEET 2023, sir I request you please take my problem and discuss this please sir. अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ है डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे, YouTube पर जाता हूं मैं, पढ़ने बैठता हूं, YouTube से गया, फिर एक ही वीडियो से दूसरा वीडियो देखा और फिर वीडियो के बीच में रिकमेंडेशन आ गया, किसी और का वीडियो देखा, फिर देखा कि अरे भाई जो है टीचर नृत्य भी कर रहे हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिर समझ में आया कि कच्चा बादाम भी चल रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वहां चला गया के, और YouTube पर, Instagram पर, Facebook पर भर भर के आर्टिस्ट छिपे पड़े, उनका सिर्फ एक ही काम है तुमको डिस्ट्रैक्ट करना, और तुम हो कि मानते नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं, बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ जाता है। अब देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि बायोमेंटर्स का में यदि आप देखेंगे तो बायोमेंटर्स का बहुत सारा बच्चा जो है वो सीधा सीधा
एप्लीकेशन पर आकर पड़ता है। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो हर समय, मैंने किसी भी दिए गए टाइम पर देखता हूं हजारों बच्चा 1 मिनट दिए गए टाइम पर पढ़ रहा होता है, और बच्चे बहुत सिंसियर हैं, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, 4 बजे पढ़ रहे होते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि रेगुलर लेक्चर्स के लिए YouTube जो है बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। कारण उसके पीछे ये डिस्ट्रैक्शन भर भर के, पहले तो YouTube के एड जो है वो कम हुआ करते थे, स्किप होते थे। आजकल तो 2 एड दिखाता है, पहला दिखाता है आप स्किप नहीं कर सकते, दूसरा दिखाता है कि स्किप कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब एवरीवन इज नाउ सेलिंग, जो उसके पास है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड यू आर द कस्टमर। जहां आप फ्री है वहां आप ही वहां प्रोडक्ट है। ठीक है, यदि कुछ चीज फ्री मिल रही है मतलब आप ही उत्पाद है, इसका मतलब ये। ठीक है, वॉरेन बफेट ने एक बात कहा था, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। यदि कुछ मुफ्त में मिल रहा है मतलब आप ही उत्पाद हैं, अब प्रोडक्ट आप हैं। खैर, उस बात को छोड़ते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि कैसे बचें डिस्ट्रैक्शन से, इन थॉट से। सिंपल सी बात है कि जब आपके डिस्ट्रैक्शन की तुलना में आपके मिशन को आप बड़ा कर लोगे, अपने मिशन को, अपने जो है पैशन को बड़ा कर लोगे, तो कोई डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं आएगा आपको इस बात को समझना होगा कि ये डिस्ट्रैक्शन तभी तक आपके सामने आएंगे, ये बाधाएं, जब तक आपकी स्पीड कम है, आपका पैशन कम है। जैसे कि होता है ना, छोटा मोटा गड्ढा मालूम नहीं चलता बड़ी गाड़ी में, जो बड़ी गाड़ी तेजी से निकल रही होती है ना, छोटे मोटे जर्क मालूम भी नहीं चलते उसमें, लेकिन साइकिल से जा रहे हैं तो छोटा गड्ढा भी मालूम चल जाता है। स्पीड स्लो है, पैशन कम है, जोश, इंजन में जोर कम है, प्रॉब्लम तो है वहां पे। ठीक है, तो मैं वही कहता हूं आपसे कि यदि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये मत सोचो कि नीट निकलने के बाद मैं क्या करूंगा। ये सोचो कि एक बड़ा डॉक्टर बनना है मुझे, और मुझे जो है वो इस तरह का डॉक्टर बनना है। अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है कि न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, बस सारा काम मैं उसके लिए कर रहा हूं कि इस गांव में जब मैं आऊंगा तो लोग मेरा स्वागत करेंगे, उसी गांव में जिस गांव में कोई नहीं पूछता, उस गांव में लोग मेरा स्वागत करेंगे, उस शहर में मेरा स्वागत करेंगे। ये सोचकर चलो तो कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। YouTube का क्या है भाई, आज के आपको बता दूं, मैं उस जमाने का हूं जब फेसबुक नहीं हुआ करता था, ऑर्कुट था। पता नहीं आपने नाम भी सुना है कि नहीं सुना। एक था ऑर्कुट बिल्कुल फेसबुक के समान था। ऑर्कुट के बाद आया फेसबुक का जमाना चला एक लंबा। फेसबुक के बाद फिर क्या है आपका, जो है आपका, आप देखो तो यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना ये तमाम तरह का, फिर बीच में आ गया था टिकटॉक। सारे के सारे देश भर के लोगों का एक ही काम था, ना डांस करो, टिकटॉकर बन गए सब। प्रोफेशन क्या था, टिकटॉकर प्रोफेशन था। पबजी आया, आधे लोग आर्मी में भर्ती हो गए। कौन सी आर्मी में? पबजी की आर्मी में। तो भैया डिस्ट्रैक्शन के तो 50 बहाने, आज ये तो कल कुछ और। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जो जीवन में बहुत सारी चॉइसेस हैं, चूज केयरफुली। जो तुम आज चुनोगे ना, कल तुम वैसे बनोगे। आज डिस्ट्रैक्शन तुमको रोक रहे हैं ना, तो बस तुम डिस्ट्रैक्ट होके डिफ्यूज हो जाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, कि भाई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो डिफ्यूज कर रहा है कि भाई जाओ यहां से, ठीक है, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको बचना है, अपने पैशन को, अपने मिशन को बड़ा बनाना है और उसके बारे में सोचना है। तो जब भी कभी डिस्ट्रैक्शन होना तो सोच लो कि यदि मैं 10 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो 20 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा मैं। पनिशमेंट दो खुद को कि भैया हमने डिस्ट्रैक्ट हुए 25 मिनट, हमने 20 मिनट खराब किया है, तो अब 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा हमको। तो आप देखो अगली बार आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। जब आप अपना शेड्यूल पूरा करते हो ईमानदारी से, तो खुद को रिवॉर्ड भी दो। आप एक चॉकलेट दो खुद को, मैंने आज शेड्यूल पूरा किया है, आई डिजर्व दिस चॉकलेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर है। हेलो सर, आई एम योर कमांडो सिंस 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही है। एक लड़के ने अपनी जीएफ की मर्डर की है, और ये न्यूज जब से आई है तब से टीवी या सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। सर गलती उस लड़के ने की, बट पनिशमेंट हम जैसे छोटे टाउन में रहने वालों को मिलती है। ये न्यूज जब से घर में सुने हैं तब से मम्मा बोलती है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें सोशल मीडिया कभी यूज नहीं करनी, तुम किसी बॉय इवन अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती हो, दिस इज नॉट गुड ना। मैंने सबको बोला भी मैं ऐसा कुछ क्यों ही करूंगी सर, मेरी फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव है बचपन से ही। मुझे कभी कभी फील होता है मुझे एक पिंजरे में रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं देते हैं।
आई डोंट नो सर, ये कहां तक सही है, आप भी मुझे बताओ। होप आप ये ईमेल देखोगे सर, प्लीज रिप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आप देख रहे हैं श्रद्धा वॉकर केस को देख रहे हैं आप, ठीक है। तो दरअसल उस केस ने पूरे देश को सेंसिटाइज कर दिया है कि इस बात पे विवाद हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है समाज में, क्या ये सही है या गलत है, और कितना प्रोटेक्शन है इस एक व्यक्ति को जो लिव इन में रह रहा है उसको समाज का। दरअसल इस एक मर्डर केस से पूरे समाज पर असर पड़ा है इसका। और ये जो लिखा ना इसने कि घर वाले ओवर प्रोटेक्टिव हैं, रोकते हैं इस बात के लिए, देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप कभी पेरेंट्स बनोगे ना तो आपको भी ये बात, कभी ना कभी तो पेरेंट बनता है व्यक्ति के, तो आपको समझ में आएगी बात कि घर वाले गलत नहीं है। मैं अपने बेटे को रात को, जब मेरा तो बेटा है, जब वो कभी बाहर ट्यूशन से लौट रहा होता है, कभी लेट हो जाता है, तो मैं उसको फोन लगा के पूछता हूँ, बेटा अभी तो 9 बज गया, तुम कहाँ पर हो। एक दिन वो जो है वो अपनी क्लासेस से आया, अपने दोस्त के घर गया और वहां से फुटबॉल खेलने चले गए वो लोग। 7 के 9:30 बज गए। मैंने आके उसको बोला, और फोन चूंकि उसका डिस्चार्ज हो चुका था तो फोन उठा नहीं रहा था। लौट के आया तो मैंने उसको समझाया कि देखो फोन तुम अपना ऑन रखा करो, चार्जर साथ में रखो अपने, मतलब पावर बैंक साथ में रखो, और दूसरी बात है कि यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म अस कि तुम जा कहाँ रहे हो, ठीक है, ऐसे गायब ना हुआ करो। बोला पापा मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा है वैसा तमाम चीज उसने मुझे बोली। वो उसको लगता है कि पापा जो है वो रात को थोड़ा लेट हुआ तो पापा बिल्कुल फोन लगाते हैं, चिंता करते हैं, अरे मैं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। लेकिन एक पेरेंट्स के अपने कंसर्न होते हैं, उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता होती है। जब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना तो दूसरों को लगता है कि बच्चा जीत जाए, पेरेंट्स को लगता है बच्चा गिर ना जाए। जब बच्चा फुटबॉल खेलता है तो दूसरों को लगता है कि क्या खेल रहे हैं भाई ये, देखो ऐसे बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ठीक से दौड़ा करो, गिर जाते तो लगी तो नहीं तुमको, बच्चा गिर जाए एक बार। पेरेंट्स को अपने बच्चे की जीत हार से मतलब नहीं है, उन्हें तकलीफ ना पहुंचे उससे मतलब है। ये पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद एक पेरेंट हूं। तो यदि मम्मी ओवर प्रोटेक्टिव में जाने से डरती है मम्मी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए बेटी के साथ में, तुम उनके जिगर का टुकड़ा हो, तुम उनके ही शरीर का एक भाग हो, तो तुमसे वो, तुम्हारे लिए वो परवाह करती है। इसको तुम पिंजरा मत समझो। पहली बात तो बेटा मैं तुमसे बोलूंगा कि घर वाले यदि तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो पिंजरा नहीं है, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए। लेकिन यहां पर एक दूसरा पॉइंट है कि तुम वैसा नहीं करोगे, तुम पेरेंट्स को बोलते। दरअसल क्या होता है बेटा कि तुम बिल्कुल सही हो कि तुमको एक स्पेस मिलना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलता हूं कि बच्चों पर भरोसा करना पड़ेगा आपको। देखो क्या होता है कि जिस परिवार में जो है बच्चे रिवोल्ट कब करते हैं, बच्चे रिवोल्ट तभी करते हैं जब परिवार में आपस में भरोसे की कमी होती है। माता पिता को एक उम्र के बाद बच्चों के साथ में दोस्तों वाला संबंध रखना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली विद द किड्स, कि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सके ताकि आप उनको सही और गलत बतला सकें। श्रद्धा वाकर के केस में वही हुआ कि पेरेंट्स से कम्युनिकेशन उसका ठीक नहीं था, इसके चलते उसको सफर करना पड़ा। पुलिस ने कंप्लेंट को गौर से नहीं लिया, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में बात किया हुआ है पहले कभी, और पुलिस ने कंप्लेंट को गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ऑलरेडी मारपीट हो चुकी थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी वो, और एक दिन जहर इतना बढ़ता चला गया कि उस जहर ने उसको खत्म कर दिया। गलती उस लड़के की या उस लड़की की नहीं थी, गलती थी टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जहरीले संबंधों की। जहर जब चढ़ने लगता है ना तो कहां परिणाम लेकर आएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। यदि पहली बार उस लड़के ने उस लड़की को मारा था, पड़ता तो लड़की ने छोड़ दी होती उसको, क्योंकि शादी तो हुआ नहीं था कोई, उनका लिव इन रिलेशनशिप में थे, समाज का भी कोई जो है दबाव नहीं था। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन मुझे बार सर आप क्या सोचते हो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मैं इतना मानता हूं कि विवाह एक पवित्र संस्था है, यानी मैरिज जो है इट्स ए डिवाइन थिंग है। आप इसको केवल देखते हैं कि एक लड़का लड़की साथ हो गए, शादी कर दी घर वालों ने, नहीं, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। ये समाज का एक बनाया हुआ सिस्टम है। इसमें जो है लड़का लड़की दोनों के परिवार शामिल होते हैं, और 2 लड़का लड़की साथ में होते हैं, और ये पूरे परिवार जो होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुशन के समान होते हैं। कोई भी अनहोनी घटना होने के पहले ये परिवार पूरे के पूरे लोग साथ आते हैं, और ये प्रोटेक्शन, इनका दबाव होता है, जिसके चलते जो है अपराध नहीं घटते, कम होते हैं अपराध। ऐसा नहीं कि मैरिज में अपराध नहीं होते हैं, लेकिन ये इस इंटेंसिटी पे नहीं हो सकते हैं जैसा यहां पे हुआ। मई में हुआ मर्डर, खबर अब लगी लोगों को,
बॉडी पार्ट फेंक चुका दुनिया भर में। प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये जो केस है ना, इसने तुम्हारे नहीं बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया इस केस ने। लोगों को कोई एक दूसरे के ऊपर यकीन लोगों का है ना, जो कपल साथ रह रहे होंगे वो भी डर गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि ये दुनिया का पहला कपल था लिव इन में रह रहा था, हजारों कपल ऑलरेडी लिव इन में रह रहे हैं, वे भी डर गए अंदर तक। छोटे मोटी चीजों को लेकर उनके मन में संबंधों को लेकर भय आ गया उनके अंदर, कई घटना हमारे साथ ना घट जाए। तुम अकेले पे नहीं, पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ा है। और ऐसी घटनाएं हमको ये बतलाती हैं कि समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी जरूरी हैं। अब आप इस बारे में मेरे को बोल सकते हो सर आप थोड़े ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल वाले व्यक्ति हो, आप ओल्ड स्कूल के थॉट्स हैं आपके। मैं कहता हूं कोई चीज ओल्ड या न्यू नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं आपसे कि आज भी परिवार बहुत मायने रखाता है, आपके रिलेशनशिप बहुत मायने रखाते हैं और व्यवस्थाएं बहुत मायने रखाती हैं। तो बेटा मैं तुम्हारी पूरी समस्या को मैं समझ चुका हूं। ये टाइमिंग फेज चल रहा है पूरा ऐसा, तो आपने जो बात लिखी है ना उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन मम्मी को गलत मत समझना बेटा। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी मम्मी की तरफ से तुमसे कह रहा हूं, शायद वो व्यक्त ना कर पाती हो, मम्मी पापा की तरफ से कह रहा हूं कि तुम उनके लिए बहुत कीमती हो। ठीक है, जो बहुत कीमती चीजें होती है ना उन्हें कैसे रखते हैं हम लॉकर में संभाल के। देखा है, मान लो मम्मी के पास डायमंड की एक रिंग है, हीरे की एक अंगूठी है, क्या करेगी मम्मी? घर के बाहर बगीचे में गमले में रख के आगे बाहर के भैया कहाँ पापा ने कहाँ गई अपनी वो मैरिज वाली डायमंड की अंगूठी? वो गमले में बाहर लगा दी मैंने, धूप दे रही हूँ उसको। अरे कोई ले जाएगा गमले उठा के, ठीक है। कहाँ रखते हैं? लॉकर में। जब बच्चे दिल का टुकड़ा होते हैं, उनको बच्चों को लगता है कि यार ये हमारे पापा तो हम जाने नहीं दे रहे, हमको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, यहां पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है कि अपने बच्चों को इतना भी आप जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव ना बने कि बच्चे घुटन महसूस करें, वो दुनिया को समझ ही ना पाए। क्योंकि एक ना एक दिन पंछी को उड़ना है, एक ना एक दिन खुला आसमान चाहिए आपके बच्चों को। ये मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूं, और उस खुले आसमान के लिए उनको आसमान का अनुभव होना जरूरी है। आप उनको वो बनाइए, संबल बना दीजिए उनको आप सक्षम बनाइए कि कोई उनका मिसयूज ना कर सके। उनको आप ये बताइए कि भाई कोई यदि ऐसा करता है तो हमें क्या रिएक्ट करना है इसके लिए। उनको दुनियादारी की जानकारी होना जरूरी है। दुनियादारी की जानकारी तभी होगी जब वो समाज में इंटरेक्ट करेंगे। यदि आप समाज से इंटरेक्ट करने से रोक दोगे तो एक दिन जब कभी बाहर निकलेंगे ना तो दुनिया छल लेगी उनको। मेरे पास 2 तोते हैं, उन तोतों को मैं रखा हूं। मेरे पास 2 पैरट हैं, और वो है कोन्यूर पैरट है के अर्जेंटीना वाले पैरट हैं। मेरे बच्चे ले आए थे, जब मैं ऑफिस था कहीं गए, ले आए बच्चे जाके और मेरे को बताया पापा तोते ले रहे हैं, ले लिए। आप में से कई लोगों ने कहा सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, तोते को छोड़ दो आसमान में। मैंने बात किया उससे जिसने तोता दिया, उसने कहा आप छोड़ मत देना, तुरंत मर जाएगा ये। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जैसे जन्म हुआ इसको दाना हमने कटोरी में रख के दाना दिया, दाना भी अलग होता है इसका। 400-500 रुपए का डब्बा आता दाने का, वो दाना वो खाता है, दूसरा कुछ खाता नहीं। अपनी घर की दाल वाल दे दो तो बोलता है नहीं खाना, आई डोंट लाइक इंडियन फूड। तोता मना कर देता है, नहीं खाता वो, ठीक है। खैर व्हाटएवर। अब उस तोते को ने बचपन से कटोरी मिली, उसमें वो खाता रहा, जन्म भी इसका पिंजरे में ही हुआ। उसके लिए वो पिंजरा बहुत प्रोटेक्टिव जगह है, खाना मिल जाता है, दाना मिल जाता है। जैसे खत्म होता खाना चिल्लाने लगते हैं वो कि भाई हमको लाके दो खाना। उनको वो नहीं कि ढूंढना है दाना। बाकी दुनिया के पक्षी बाहर उड़ते हैं, ढूंढते दाना कहां मिलेगा, खाते हैं, शिकारियों से बचते हुए निकलते हैं। इनको तो पिंजरे में कोई शिकारी अंदर आ नहीं सकता, दाना अंदर मिल जाता है, सुख की जिंदगी चल रही है, बात खत्म। छोड़ दो इनको बाहर, क्या होगा? पहली फुर्सत में आसमान से चील आएगा, टक से उठा के ले जाएगा, खा जाएगा इनको। यदि नहीं खाया, बच गए, खुशकिस्मत रहे, तो भूखे मर जाएंगे। दाना कहां ढूंढेंगे, नहीं मालूम उनको। तो बच्चों को तोता मत बनाओ पिंजरे वाला। पेरेंट्स को बोल रहा हूं, बच्चों को पिंजरे वाला तोता मत बनाओ। उनको भी आसमान का में उड़ने का मौका दो, ट्रेनिंग दो उनको कैसे बचना है इस बात की, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू दो, मैंने कहा ना, मैंने इस प्रॉब्लम को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। मैंने एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पेरेंट का ओवर प्रोटेक्टिव होना बुरा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का आपको स्पेस ना देना वो भी वाजिब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम योर अनऑफिशियल कमांडो। आई एम ए बॉय, माई हेयर इज फॉलिंग टू मच एंड इन माई हेड देयर इज ए पैच which has completely lost its hair.
the part become bald and I have huge male pattern baldness and I am just 17. I am in class 12th and my classmates always tease me for this. Whenever I go to school they call me Takla and always treat me as fun material and it affect my mental peace too much. I have become too much depressed. I am thinking about the whole day. Suicidal thoughts also come in my mind. Once I also attempt suicide. When I was coming back from the school that day, I was harassed too much by my classmates. So while coming back from school by my bicycle, I tried to come in front of truck, but truck driver moved away his truck. Since then, I have stopped myself by thinking about my parents. My studies is also affected by this too much. I was good in studies till class 10th. I have got 93% in class 10th. This problem started after from class 11th. I am getting too much bad dreams. I am becoming sleep deprived by thinking about it and I am getting bad dreams. I cannot sleep properly. Sir, please help me to get out of it. Sir, I am very inspired by you. Sir, I know it is looking simple problem, but problem is not simple for those who are facing it. Sir, please address this problem and solution for it. Can I get here in that walled place? ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक बिल्कुल है ना लड़कों की एक बिल्कुल टिपिकल प्रॉब्लम आई है कि कई लड़कों के बाल झड़ रहे हैं इस समय. ठीक है, हमारे असली हैं यार, हमारे नहीं झड़े. ठीक है ना, सबके अलग अलग जेनेटिक्स होता है. तो झड़े काले भी नहीं हुए हमारे तो भाई. ठीक है, तो जेनेटिक्स सबका अलग अलग होता है. तो काले नहीं, सफेद नहीं हुए, काले तो हैं ऑलरेडी, सफेद नहीं हुए. तो पॉइंट ये है कि अब यहां पर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि देखो इस बच्चे ने क्या किया, इसके बाल झड़ गए, मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है. ठीक है, पैच गायब हो गया है पूरा बाल. क्यों ऐसा होता है? तो नंबर एक, क्या आपने किसी डॉक्टर से सलाह ली इस बारे में? क्या आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए? आपको एक शहर के सबसे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का पता लगाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए और आपको अपने हार्मोन पैनल को चेक कराना चाहिए. कई बार एंड्रोजन का लेवल काफी अधिक होने के कारण, टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी अधिक होने पर भी मेल पैटर्न बाल्डनेस हमको देखने मिलती है. तो हार्मोन का लेवल आपको चेक कराना चाहिए कि कहीं दूसरे एसोसिएटेड मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, वो पता कीजिए आप जाके. ठीक है, नंबर एक, पहले मैं इसको आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. ठीक है, जेनेटिक्स में जो है कई लोगों के परिवार में भी जो है कम उम्र में बाल झड़ते हैं, तो बच्चों में भी वो चीज होती है. तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपके यदि बाल का कोई पैच गायब हो गया है, नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं या बाल इनके कम उम्र में जा चुके होते हैं. तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं. आज की दुनिया में क्या नहीं है आपके पास. यदि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है तो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन है वो. यदि परमानेंट सॉल्यूशन के बजाय आपको कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको हेयर पैच आता है, आप उस हिस्से में पैच लगा लेंगे, बाकी नॉर्मल हेयर से पूरा मैच कर जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा किसी को कि ये पैच लगा हुआ है. बिल्कुल कई सारे लोग पैच लगाते हैं. तुमको क्या लगता है कि सलमान खान, शाहरुख खान सब ऐसे कैसे ही हैं ये लोग? ठीक है, इसके आगे बस नहीं बोलूंगा मैं. ठीक है, अमिताभ बच्चन, इनको क्या है, इनको कोई देवी वरदान मिला हुआ है कि इतनी उम्र के होकर भी इनका एक भी बाल नहीं झड़ेगा? इनका कोई देवी वरदान किसी को नहीं मिला हुआ. रजनीकांत को देखो ना आप, बढ़िया एग्जांपल है आपके सामने. वो तो ऐसे है कि जो नॉर्मल भी सामने आते हैं पब्लिक के. रजनीकांत सुपरस्टार जो कुछ भी कर सकते हैं. तो ये कौन सी बात हुई भाई कि तुम्हारे बाल सर के उड़ गए, तुम शरीर को उड़ाने चल दिए. तुम्हारे सर के बाल उड़ गए तो तुम शरीर को उड़ाने चल दिए. ट्रक के सामने आए, वो ट्रक वाले ने ट्रक मोड़ लिया, इसलिए बच गए. अब आप बताओ मेरे को कि दूसरे तुमको चिढ़ाएंगे, तुम अपनी जान के दुश्मन बन जाओगे. मतलब तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे खुद से ही नहीं है. जब तुम अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो, दूसरा तुमको कैसे वैल्यू कर दे बताओ? तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट हो गई इस कारण से. अरे तुमको तो क्लास में टॉप करना चाहिए. लोग बोलेंगे देखो भाई इसके भले ही बाल ना हो पर देखो दिमाग कितना तेज है. बोलो लोगों को, जवाब दो कि भैया ये जो बाल उड़े हैं ना, यहाँ पे ये ब्रेन के सारा सिग्नल लेता है यूनिवर्स से, ये हिस्से से सिग्नल लेते हैं हम सीधा. भविष्य के इंसान है, तेज इंसान है. तुम कहां लगते हो हमारे सामने? अपनी वीकनेस को भी अपनी ताकत बना लो. अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर प्रेजेंट करो कि भैया हाँ यही हमारी स्ट्रेंथ है. चलो ठीक है, देखो ना अनुपम खेर है कि नहीं बॉल्ड?
ऐसे बहुतेरे लोग मिल जाएंगे भाई, गंजेपन से या बालों के होने से। बाल तो भालू के पूरे शरीर पर होते हैं, तो क्या भालू इंसान बन जाएगा? बाल तो भालू के पूरे शरीर पर होते हैं, ये बड़े बड़े बाल। तो भैया उससे क्या होता है? आजकल एक ट्रेंड देख रहा हूं मैं, बॉडी शेमिंग का। लोग, एक मोटा है, तुम मोटे हो, मोटे, ए मोटे, बेचारा कोई कोई को तकलीफ पैर में, ए लंगड़े। लोगों को सेंसिटिविटी नहीं है दूसरों के लिए, उनको संवेदनशीलता तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम अपनी जान के दुश्मन बन जाओगे। तुम बताओ मेरे को, क्या ये लॉजिकल बात है? तुम खुद सोचो। आज मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, तुमने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, इज इट ए लॉजिकल थिंकिंग कि भैया दूसरा मुझको चिढ़ा रहा है इसलिए मैं अपने आप को उड़ा दूं? कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं रहूं ही ना यहां पे? नहीं, ये एस्केपिज्म वाली अप्रोच है। एस्केप मत करो, ठीक है, फेस करो। तुमको यदि इतना दिक्कत है, तुमको लगता है कि भी ये प्रॉब्लम है, तो तुमको तो इतना मेहनत करना चाहिए कि तुम जो है वो तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे सामने कुछ स्टैंड ही ना कर पाए। मेरा एक दोस्त मेडिकल कॉलेज के समय देखने में एकदम, मतलब इसे बोलूंगा मैं कि क्या बोलूं मैं, कि मतलब कि कोई सेकंड अटेंशन ना दे, एक बार देख के आदमी दोबारा अटेंशन ना दे। कोई बहुत ही, मतलब जैसे बोले ना, बहुत सुंदर या ऐसा व्यक्ति की जिसकी हाइट अच्छी हो, कोई ऐसी बात पर्सनालिटी में जिसको देखकर आदमी बोले कि साहब की ये नोटिस करे आपको, ऐसा बोलूं मैं। नोटिस करने लायक कुछ भी नहीं उसके अंदर। डार्क कॉम्प्लेक्शन, छोटी हाइट, चेहरा मोहरा भी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं, आवाज भी ऐसी दबी हुई सी आवाज, पर्सनालिटी वैसे कि थोड़ा झुक के चलने वाली पर्सनालिटी, लेकिन साहब क्लास का हीरो बंदा, क्योंकि वो टॉप करता था क्लास में। टॉप पहली रैंक पे आएगा 95%, तो दूसरे वाले का आएगा 85%। 10% का डिफरेंस मेंटेन, एक रैंक और रैंक 2 1 और 2 में। हर जगह टॉपर, हर जगह बेहतर, एवरी। और समय निकलता चला गया, और मैंने एक बार इससे पूछा कि यार तेरे को लगता नहीं कि जो ऐसी कुछ बात है कि तेरे को लगता नहीं तू इतना टॉप करता है, दूसरों को भी तो मौका दे। बोलता देख भाई, ऐसा है, भगवान ने अपने को शरीर नहीं दिया उतना अच्छा, अपनी पर्सनालिटी भगवान ने उतनी अच्छी नहीं दी अपने को, कोई नोटिस करे अपने को। तो हमने कहा कि भगवान ने ब्रेन दिया, इसका ही भयंकर वाला इस्तेमाल करेंगे कि कोई आमने सामने जाए तो 2 मिनट में उसको लगे कि यार किस बुद्धिमान आदमी के सामने आ गए हम। एक बार सुकरात से जो है, सुकरात के पास में एक महिला आई, बहुत सुंदर महिला थी शहर की। सुकरात एक दार्शनिक है पुराने समय के, तो उनके पास एक सुंदर महिला आई और आके बोली कि सुकरात, आपका बहुत नाम सुना हुआ है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बड़े दार्शनिक हैं, बड़े फिलॉसफी की बातें करते हैं, आप इतना ज्ञान देते हैं लोगों को। आप सोचो सोचो सोचो, यदि तुम और मैं विवाह कर लें आपस में तो कैसा रहे? बुद्धिमान बच्चा, एकदम सुंदर बच्चा, कैसा रहेगा? सुकरात ने कहा मान लो उल्टा हो गया तो? बुद्धि तुम्हारी और रूप मेरा चला गया तो क्या होगा? फिर वो चुप हो गई। सुकरात जो है वो कहते हैं कि साहब देखने में ऐसे थे कि बहुत ही गंदे दिखना, बोलते हैं इसको, गंदे दिखा करते थे, लेकिन कोई राजा महाराजा ऐसा नहीं था जो उनसे ना मिलता हो जाके। वो उनकी जो क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को अपने ऊपर हावी, अपने शरीर को अपने ऊपर हावी। भाई शरीर तो क्या है, घर है, वो जो है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बचे हुए विचार है। वो लाल बहादुर शास्त्री कम हाइट था, लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं हम तो बहुत ही कम हाइट के, हम कहां से देश के प्रधानमंत्री बन जाए, इतने लंबे लंबे लोग, अपन इतनी छोटी हाइट के। पर लाल बहादुर शास्त्री जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या लगता है आपको? बॉडी का, शरीर का अच्छा दिखना है, कौन अमर है बताओ मेरे को? कौन ऐसा याद रखा क्या कि साहब की इसकी शरीर बहुत अच्छा था, इसकी गंजा नहीं था इसलिए ये महान आदमी है? नहीं भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए। तो भैया ऐसा है, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर हेयर के भी डॉक्टर होते हैं,
वॉलनेस के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो आपका हार्मोन पैनल चेक कर देगा, जो अपना डर्मेटोलॉजिस्ट है आपके स्किन के इशू को पता लगा लेगा वो, और इलाज कराइए। यदि इलाज से ठीक होता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो बेटा बहुत उपाय हैं यहाँ पे मौजूद। और वो लड़के जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो महामूर्ख है, उनको कुछ नहीं मालूम दुनियादारी के बारे में। तुम अपने आप को तराशो, अपने आप को चमकाओ, फिर देखो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तुम जब तक दबोगे, उनसे तुम चिढ़ते रहोगे, तब तक वो तुमको चिढ़ाते रहेंगे। हमको कोई चिढ़ा के देख ले, हम तो नहीं चिढ़े किसी से। बचपन में मेरा घर का नाम था गोल्डी। बचपन में मेरे भाई बहन, मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर मुझे बोलते थे ए गोदड़ी। गोदड़ी होती है सोने वाला बिछाने का कपड़ा, एक गोदड़ी। तो अपन गुस्सा, मम्मी गोदड़ी बोला, डंडा उठा के ना, पत्थर उठा के मारूंगा, है ना। चुपचाप से ए गोदड़ी चिढ़ाया करते थे। अब इतने बड़े हो गए, अब कोई बोलते गोदड़ी तो अपन बोलेंगे कितना मूर्ख यार ये आदमी, मतलब बेजा मूर्ख आदमी है, इसका तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अपन मन में बोल देंगे छोड़ अलग, ठीक है। अब मेरी खुशी मेरे अंदर है ना, दूसरे के हाथ में कंट्रोल कहां से दे दूं मैं इसको कि तुम्हारी खुशी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला गया, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं ना, ये संभव नहीं। डोंट गिव योर कंट्रोल टू समवन एल्स, मत दो किसी और को अपना कंट्रोल। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। दूसरा कैसे तुम्हारा रिमोट लेके भाग गया कि रिमोट लगा दिया उसने कि चिढ़ाएं, चल उसको, चल चिढ़ेगा भी है, चलो उसका मूड ऑफ करते हैं। अभी कोई मुझे बोलेगा, मैं जा रहा हूं कहीं से, कोई 4 गाली बक देगा, सुनेंगे अपन, ध्यान देंगे कि कौन था, कहां था, कौन व्यक्ति है भाई, इसने गाली 4 बकी अपने को। लेकिन अपना मूड खराब नहीं करेंगे, अपन अपना जाके अपना काम करेंगे। पहले वे अपने काम से जब मर्जी होगी तब उसका बदला हिसाब किताब ले लेंगे, अभी नहीं। अभी हम अपना मूड तेरे अनुसार थोड़ा खराब करेंगे अपना मूड। तेरा कंट्रोल तू जान भैया, हमारा कंट्रोल हम जानते हैं। जैसे इस मामले में क्या, इस मामले में जो है, जैसे मेरी बीवी जो वाइफ है ना भारती, बहुत तेज है। कुछ बोल दो ना उसको तो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, 6 दिन बाद बताएगी जब उसका मूड होगा लड़ने का। आज लड़ना है मुझे, आज बहुत दिन हो गए ना, वो तो ना थोड़ी ट्रेनिंग चलते रहना चाहिए, कमांडो ट्रेनिंग। सुनो इधर आओ, क्या हुआ, तुमने उस दिन मुझको ये कहा था ना। कौन दिन क्या कहा था? तुमने उस दिन मुझको ये कहा था। वो तो मजाक में कहा था। मजाक? तुम दिख तो सीरियस रहे थे। अरे यार किसी बात कर रही हो? नहीं, तुम्हारा मतलब क्या था? अरे माफ कर दो यार, सॉरी गलती हुई। कई बार ऐसी माफी मांगी मैंने कि मुझे को कारण भी नहीं पता कि माफी क्यों मांगी मैंने। लेकिन अपन ने कहा भाई बात जान दो, अभी अपना काम कर रहे हैं, कौन लड़ाई करेगा अभी। तो भाई आप भी सीखो ये कला, जीवन में बहुत जगह काम आएगी कला। अपनी मर्जी से गुस्सा होने का यार, दूसरे के कहने से कैसे गुस्सा होने का। दूसरा जरा किया तो अपन गुस्सा होके उड़ दिए, नहीं। कंट्रोल अपने हाथ में है। गुस्सा भी जरूरी है, पर कब करना है ये आपको तय करना पड़ेगा। समझ गए बात को? और ये सुसाइडल थॉट दिमाग से निकाल दीजिए, गलत है, गलत है और बहुत ज्यादा गलत है। चलिए आज इसमें हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं हम। अपनी प्रॉब्लम को ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में या ईमेल के फॉर्मेट में दिए गए ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।